नमस्कार। जनपक्ष में आपका हार्दिक स्वागत। एक बार फिर हम आपके साथ, आपके सामने, आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, आपसे जुड़े हुए सवालों को लेकर के, आपसे समझने, आपको समझाने। आज एक खास बात और है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले आपको सूचित किया कि आज जनपक्ष में हमारे साथ उत्तर प्रदेश में शासन कर रही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका भाजपा का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का तमाम टीवी डिबेट्स में, टीवी शोज में भाजपा का और सरकार का पक्ष ही जी हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। तमाम विषयों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। जी स्वागत है अश्विनी भाई आपका। तमाम विषयों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी भाई आपके भी संज्ञान में है। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों के अधिकार के लिए, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य के लिए एक हमने वैचारिक जो है बातचीत का एक प्रयास शुरू किया, जो आप लोगों के, सारे लोगों के सहयोग से अच्छी दिशा में जा रहा है। लोगों का जुड़ाव हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को अपनी बात कहने में अब हिचक नहीं महसूस हो रही है। लेकिन इसी बात में अश्विनी जी, अभी पिछले 3-4 प्रोग्राम के पहले जब मैं कोविड-19 के समय में स्त्रियों ने परिवार कैसे संभाला, वो हमारी एक श्रृंखला है स्त्री मन की, उसमें हम बात कर रहे थे, तो एक अजीब सा घटना चक्र मुझे लगातार 3-4 दिन समझ में आया। तमाम रोजगार से जुड़ी हुई महिलाएं, स्वरोजगार, जिनके परिवार में आर्थिक संकट आया कोविड-19 के कारण, उन्होंने अपना छोटा छोटा रोजगार शुरू किया। वो रोजगार जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी स्टार्टअप योजना उसका वो कर रही हैं। लेकिन मैंने जब सवाल किया लगातार 3-4 स्त्री मन की डिबेट में अश्विनी भाई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सरकारी मदद हम कोई नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा आप नहीं ले रही है, आपको मिला नहीं ले रहे? कहे नहीं, हमने लिया ही नहीं, हम गए ही नहीं। हमने कहा, एक लोगों से मैंने पूछा लखनऊ की है, आपने क्यों नहीं लिया? कि मुझे 25 से 30 हजार में मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना था, तो उतने का इंतजाम था, मैंने शुरू कर लिया और 20-25 दिन में मेरा वो पैसा भी निकल आया, हम प्रॉफिट में है और हम बहुत सुकून में हैं। एक और स्वरोजगारी महिला से हमारी बात हुई, जो अलीगंज आईटी चौराहे के पास उनका पूरा सेटअप है, वो खाने का, किचन का काम, और 50 थाली खाना 50 लोगों से ज्यादा हम सप्लाई ही नहीं करेंगे, हम करते ही नहीं, इतनी ही हमारी नीड है, इतना ही हम बढ़िया दे सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि सरकार अपनी जगह है, लेकिन समाज के जो जागरूक नागरिक हैं, जो वास्तव में अपने आर्थिक संकट को हल करना चाहते हैं, उनके लिए ये महिलाएं उदाहरण क्यों नहीं हैं, ये मेरे दिमाग में आया। और मैंने उनसे फिर पूछा कि अगर आपको सरकार से योजना का क्या आपको जानकारी है कि नहीं, आप लेना चाहते, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया सुनी भाई, स्त्री मन का बहुत सुंदर वो अभिव्यक्ति थी। उन्होंने कहा चूंकि हमारे पास अपना स्टार्टअप करने के लिए पैसे की व्यवस्था थी, इसलिए हमने अपने से किया। तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी इतने की भी, तो वो सरकार से ये मदद लें। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है, तमाम सोशल मीडिया पर एक्टिविटी, आप लोग चूंकि राजनीति से जुड़े हैं, सत्ताधारी दल से हैं, आपका दायरा और व्यापक होगा। तमाम लोग कहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर सरकारी नौकरी को ही लोग रोजगार मानते हैं। सरकारी नौकरियों का कर्मचारियों की दशा क्या है, वो कैसे काम करते हैं, इस सब पर समाज चिंतित रहता है, समाज शिकायत करता है। इन्हीं सारी बातों को हम आपसे साझा करेंगे। जो बातें मैंने प्रस्तावना में बताई है सुनी भाई, महिलाओं का साहस कोविड-19 में, हमने, आपने सबने देखा, आपने अपने घर में, अब आर्थिक स्थिति भी महिलाएं संभाल ले रही हैं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्या है, तमाम नौजवानों को जो बेरोजगार होने का ढोल मजीरा पीटते हैं, क्या बेरोजगारी वास्तव में इतनी है कि कोई अपना स्वरोजगार
या कृषि आधारित उद्योग या कुछ नहीं कर सकता है, या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? अश्विनी भाई। जी अरविंद भाई, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप अपने चैनल पर, अपने पोर्टल पर इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो ये कोई डिबेट नहीं है, ये परिचर्चा है। लोगों के मन के अंदर की बातों को जानना, समाज क्या कर रहा है, समाज किस दिशा में जा रहा है, इस पर आप एक परिचर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही सार्थक दिशा की तरफ जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब आते हैं आपके इन दो चार प्रश्नों पर। देखिए, नारी शक्ति की बात आपने शुरू की, जिस पर आप कई कार्यक्रम कर चुके हैं। नारी शक्ति आज से नहीं, आदिकाल से हमारी पूजनीय रही है। चाहे वो देवी दुर्गा के रूप में हो, या माँ के रूप में हो, या बहन के रूप में हो, हर आदमी नारी का सम्मान करता है। और नारी की संज्ञा धरती माता, उनको भी माता कहा गया है। धरती माता का जो रूप है, वो नारी एक सहनशील और सबका बोझ अपने ऊपर लेकर चलने वाली है। तो आपने जिन बहनों माताओं से बात किया, देखिए कितनी अच्छी बात निकल कर आई कि उन्होंने, चाहे वो 30,000 रुपए से शुरू करें या 3 लाख से शुरू करें, उनके पास वो कैपिटल था। और उन्होंने समय की नाजुकता को भांपा। समय बहुत जगह, इस समय एक वैश्विक महामारी में, कोरोना काल में बहुत सी चीजें हुई हैं जिसमें लोगों के रोजगार गए हैं, दुकानें बंद हैं। इस समय आमदनी का साधन किसी का घटा है, किसी का बंद हुआ है। अब फिर से जिंदगियां पटरी पर लौट रही है। लेकिन समय की नाजुकता को भांपते हुए उन मातृशक्ति ने ऐसा काम किया कि उन्होंने टिफिन का काम शुरू किया। उन्होंने सरकार की तरफ नहीं देखा कि हम सरकार से मदद लेंगे, जबकि सरकार के पास योजनाएं हैं। सरकार के पास 3 लाख रुपए की कोलेटरल फ्री लोन की जो एमएसएमई स्टार्टअप योजना होता है, उस एमएसएमई को शुरू करने के लिए 57,000 एमएसएमई को दिया गया है। लोन भी 3 लाख रुपए दिया गया है, जिसको बहुत सी मातृशक्तियां ले सकती थी। लेकिन जो आज देख रहा है कि हम सरकार की तरफ देखेंगे, लेकिन मेरे पास है, आज हम उसको शुरू कर सकते हैं। तो इससे दूसरे भाई बहन भी सीख लेकर कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के समाज में एक ऐसा माहौल फैला दिया गया है। माहौल, ये जो अपने विपक्षी दल हैं, जो इस समय हाशिए पर हैं, जो खुद बेरोजगार हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खुद बेरोजगार कर दिए गए हैं, वो लोग इन नौजवानों के अंदर किसी रोजगार का बिगुल नहीं बजा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं उनको बरगलाने और बहकाने का, कि आज आप सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हो रही है, आपको आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस टाइप की एक भ्रांतियां उनके मनों में भरने का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसको देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जबकि पीछे की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतिहास का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। एक 2012 में उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की नहीं थी, उस समय सपा की सरकार आई थी। 5 लाख सरकारी पद खाली पड़े थे। अब आप एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि हम 5 लाख लोगों को भर भी लेते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, खाली पड़े थे। 5 लाख अगर वो भर भी लेते तो हमारे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ में, हम युवाओं का देश कहते हैं, हमारे पास करीब कम से कम 10-20-50 लाख तो लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे। तो उन 5 लाख लोगों की का पद खाली था, अगर वो भर भी लेते तो बाकी 45 लाख तो बेरोजगार अपने को कहते। तो लोगों को आज देखिए, मानसिकता बदलने की जरूरत है। इटावा में एक सर्वे आया था, 1,27,000 लोगों ने इटावा में जो है 2014 13 14 में, हाँ 14 में पंजीकरण कराया था बेरोजगारी का। 1,27,000 लोगों में 2014 में नौकरियां नहीं मिली। उसमें आवेदन, उसके पहले जो 2012 के 9 लाख आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदन 5 लाख के उसमें आए थे, जिसमें 61,000 लोगों ने सिर्फ वहां पहुंचने का काम किया। तो हमारे युवा भी बहुत
चीजें सीख गए हैं। अब इसमें क्या है, आजकल देखिए आपको जगह जगह पे मिल जाता है, एमबीए करके लड़के आ रहे हैं, आईआईटी करके लड़के आ रहे हैं। क्या उनको जब चाहें तब वो किसी सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, अच्छे अच्छे जगहों से। मान लीजिए एमबीए करके कोई खराब इंस्टीट्यूशन से आया है, उसकी बात हम एक बार नहीं करते, लेकिन आईआईटी तो गिनी चुनी संस्था है ना। लेकिन वो लड़के आज एक अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, एक नया वो खेती का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्वरोजगारिता बढ़ती है और कम से कम 10, 20, 50 लोगों को अपने नीचे, चाहे वो लेबर के रूप में भर्ती करें, चाहे जैसे भर्ती करें, वो रोजगार देते हैं। उनको चाहिए वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के पैकेज में जा सकते हैं। लेकिन ऐसी भी जागरूकता इस देश में है। लेकिन अगर युवाओं को भड़काने और बहलाने का काम किया जा रहा है, ये मेरे हिसाब से घोर निंदनीय है। आज एक समाज में जो गांव का तबका है, जैसे हम लोगों के ऊपर का वर्ग जो है, हमारे माँ बाप के उम्र के या हमारे उम्र के भी, तो कुछ अशिक्षा है, कक्षा 5 पास हैं, कुछ लोग पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ लोग स्कूलों के अभाव में नहीं पढ़ पाए हैं, जो भी रहा हो, कुछ संसाधन नहीं रहे, उनको ये लगता है कि सरकारी नौकरी हमको मिल जाएगी, हमारे बच्चे को मिल जाएगी, तो हमारे बच्चे का जीवन हो जाएगा एकदम फिक्स। अब यहीं पर बात आती है कि वो बच्चा उस लायक है या नहीं है। आज की जो सरकार, योगी सरकार है, जो चीजें कर रही हैं, उसने देखिए, आप बहुत से 50 साल के ऊपर का, इन लोगों ने किस तरीके से समाज में फैला दिया कि 50 साल से ऊपर को रिटायर कर दिया जाएगा। उसकी पूरी बात को नहीं बताया। पूरी बात यह है कि जो 50 से 55 साल के लोग अक्षम हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं है, उनको रिटायर किया जाएगा। और किया नहीं जाएगा, किया जा रहा है। पुलिस विभाग या अन्य कई विभागों में ऐसे उदाहरण भी आए हैं, अरविंद जी आपने देखा होगा कि ये काम शुरू है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि कोई आदमी आज पुलिस का एक सिपाही है, दीवान है, और आप भारी भारी तोंद वाले अफसरों को भी आपने देखा होगा, जो अक्सर आप लोग दिखाते हैं मीडिया में, वो लोग किसी चोर के पीछे कैसे दौड़ेंगे, किसी अपराधी का पीछा कैसे करेंगे? वो उनकी अक्षमता है। तो योगी सरकार ने जो ये निर्णय लिया, जिसमें लोगों को भ्रम फैलाया गया कि जी जी आपने ये जो बिंदु बताया, जी ये आपने जो बिंदु बताया, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन इस बिंदु के साथ मैं एक बात, मेरी जिज्ञासा है, अभी पहले की भी विमर्श में एक बात निकल के आई, जो सरकारी नौकरी आपने कहा लोग चाहते हैं कि हो जाए, फिर वो श्योरिटी हो जाए। वो श्योरिटी किस बात की होती है? वो श्योरिटी इस बात की होती है लोगों के मन में कि हमारी एक बार सरकारी नौकरी पक्की हो गई तो हम 58 और 60 साल तक नौकरी करेंगे, हमें कोई हटा नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये उनके दिमाग में रहता है कि हमको तनख्वाह एक फिक्स मिलनी है, जो फला तारीख को मिलेगी। हमको करने के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे रेवेन्यू के हैं, पुलिस के हैं या कोई भी हैं, जिनका जनता से सीधा वास्ता पड़ता है, क्लर्कल स्टाफ, रेवेन्यू संग्रह में लेखपाल लोग का, बाबू वर्ग का, वो बिना पैसा लिए कोई फाइल नहीं करते हैं, नहीं दौड़ाते रहते हैं, अटकाते रहते हैं। अभी पिछले डिबेट में भी लोगों ने बताया, ये निजी जीवन के अनुभव है। तो क्या सरकारी नौकरी का मतलब और अर्थ लोगों ने अपनी मतलब एक आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ जनता को ठगने और लूटने का एक जरिया बना लिया है? अगर जरिया बना लिया अश्विनी भाई, तो आम जनता इनके नौकरी अगर गवर्नमेंट संविदा पर कर भी दे तो इनके साथ क्यों खड़ी हो? क्योंकि आप तो जनता के टैक्स का जो आप तनख्वाह लेते हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं ना, आप तो जनता को परेशान कर रहे हैं। तो इस पर भाजपा, जनता से, अगर आप जनता से संवाद रखती है भाजपा, तो क्या ये फीडबैक आप लोग को नहीं मिल रहा है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर रहे हैं? भले ही कोई खुद सरकारी नौकर हो, अगर कोई बिजली विभाग में नौकर है और वो स्वास्थ्य विभाग में किसी काम से जाता है, तो वहां स्वास्थ्य कर्मी परेशान करते हैं। कोई ग्राम विकास का है, पुलिस में जाता है तो पुलिस पर, मतलब ये बिल्कुल मनमाना सरकारी अधिकारी या नौकरी का मतलब हम अपनी मर्जी के मालिक हो गया है। तो इस पर अंकुश और इन पर चाबुक चलना बहुत जरूरी है
इससे कहीं जो ये दबाव है, इससे कहीं भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं पीछे हटते तो नहीं दिखेगी। नहीं अरविंद जी, देखिए आपने बहुत ही मौजूद सवाल तो पूछा है ये कि जनता की मांग है। जी, लोगों ने इसको अपने आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न बना लिया है। वो चाहे आर्थिक सुरक्षा 58 साल तक की नौकरी और तनख्वाह हो, क्योंकि पेंशन तो अब लगभग खत्म हो गया है कई डिपार्टमेंट में। और आपने कहा कि पुलिस का आदमी ग्राम विकास में जाता है तो नहीं सुना जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि पुलिस का आदमी रिटायरमेंट के बाद अपने ही डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको उसी डिपार्टमेंट नहीं पूछता है। इस तरीके की चीजें इस जगह पाई जा रही हैं। लेकिन अब उन्हीं चीजों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धीरे धीरे दुरुस्त करना शुरू किया है। जो संविदा की का पद बनाया गया है, इसमें क्या है, देखिए अक्षम और सक्षम दो कैटेगरी है। ठीक है, कुछ विसंगतियां हैं जिसको दूर की जाएंगी। जैसे जीएसटी लागू हुआ था, उसमें कितने सुधार किए गए। धीरे धीरे चीजें, कोई नई चीज आती है तो उसमें सुधार हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी एक कार्मिक विभाग ने इस चीज का प्रस्ताव रखा है कैबिनेट के सामने। कैबिनेट को उसमें जो सही लगेगा उसको रखेगी, जो गलत लगेगा उसको उसमें सुधार किया जाएगा। तो संविदा में यह है कि जो सक्षम लोग होंगे, जो कार्यकुशल लोग होंगे, उनको वहां पर जो है रोजगार देने का, आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसलिए उनको नंबर देने की, भाई कितने नंबर पाएंगे, हर साल उनकी 6 महीने पर उनकी मॉनिटरिंग होगी, उनको नंबर मिलेगा, 5 साल बाद जो रहेगा उसको रोजगार मिलेगा। ये चीज देखिए आज के समय में, मैंने वही सरकारी पद वाली बात आ जाती है कि सरकारी पद अगर हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी ही है और हमारे पास हम इकट्ठा भर नहीं सकते। पिछली कई सरकारों से देखिए कोई भरा नहीं गया। कभी हाई कोर्ट का अड़ंगा आ जाता है, कभी कोई नीचे के लोग ही भ्रष्टाचार कर देते हैं तो सरकार अंकुश लगा देती है, रोक लगा देती है। तो चीजें हैं, छला जाता है कौन? अपना नौजवान। लेकिन आज के नौजवान को यह भी सोचना चाहिए कि जब नहीं मिलता है, एक आपको याद होगा बसपा सरकार या सपा सरकार थी और सफाई कर्मियों का एक जगह निकली थी उत्तर प्रदेश में। हमने और आपने देखा था, उसमें एमए बीए पीएचडी किए हुए लोगों ने भी फार्म भरा था और नाले में कूदे थे वहां सफाई करने के लिए। तो वहां पर यह है कि लोगों को एक अस्थायित्व नजर आता है। आज मानसिकता बदलने की जरूरत है देश में। देखिए सरकारी नौकरियों की बात, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब से आई है 6 साल पहले से, कौशल विकास योजना आई। कौशल विकास योजना में सरकार का मुख्य काम यह था कि अगर जो भाई हमारा सरकारी नौकरी पा जाता है वो ठीक है, नहीं पाता है तो उसकी एक ट्रेनिंग करे। ट्रेनिंग करने के बाद उसको कहीं ना कहीं रोजगार में समायोजन मिल ही जाता है, कहीं प्राइवेट में कहीं सरकारी में। अभी 74 लाख लोगों को कौशल विकास में ट्रेनिंग कराई गई है भारत में, जिसमें 17 लाख लोगों को सरकारी व्यवस्था के साथ उनको नियुक्तियां मिली हैं, उनको नौकरी मिली है। तो जो भाई हमारे जानना चाहते हैं कि हमें कहां रोजगार मिलेगा, तो सरकार ये भी काम उनके लिए कर रही है। और आपका जो सवाल था उस पर मैं जवाब देता हूं कि योगी सरकार कहीं इस पर से पीछे हटने का काम नहीं कर रही है। अभी कुछ चीजें, आईपीसी को ले लीजिए, अभी आईपीसी में ऐसी ऐसी धाराएं हैं जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही हैं। उसमें सुधार की जरूरत हमको भी लगती है और आपको भी लगती है। आज उन्हीं चीजों पर सरकार धीरे धीरे एक एक कदम उठा रही है कि जो कुछ दिन बाद, इसका असर कुछ दिन बाद जनता को लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है और योगी और मोदी सरकार ने इस काम को बहुत पहले कर लेना चाहिए था दूसरी सरकारों को, वो आज किया है। जी अरविंद जी। जी जी जी। अच्छा सुनिए भाई, बिल्कुल जैसे आपने कहा कमेटी ने प्रस्ताव बनाया सरकारी नौकरियों में और सर्विसेज में सुधार के लिए, वो कैबिनेट को जाएगा। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता के मन का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या अगर जनता के लोग, जैसे बेरोजगार कह रहे हैं, बहुत परेशानी है, तमाम संगठन है, विपक्षी दल हैं, वो सड़क पर ही तमाशा न क्रिएट करके अपने सुझाव दें कि कैसे हम सरकारी नौकरियों को हम सुधार सकते हैं, रोजगार के अवसर कैसे वो और समृद्ध कर सकते हैं। आप उनसे ये भी सवाल
अब सरकार को मेरी समझ से पूछना चाहिए या जारी करना चाहिए कि आप बताओ कि 22-23 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, इसमें इतने बेरोजगार हैं, इनके लिए सरकारी नौकरी का सृजन करना कैसे संभव है, और सरकारी नौकरी करने का, देने का अर्थ क्या विपक्ष ये मानता है कि उनको नौकरी मिल गई और उसके बाद वो जब तक रिटायरमेंट की अवधि तब तक मनमाना काम करें, तब तक तनख्वाह लें, और जनता का जैसे आप खतौनी लेना है, एफआईआर लिखा जाना है, तमाम, मैं तो हतप्रभ हूं देख के, तमाम वो नौजवान जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ संविदा पर होने का प्रस्ताव है, उस पर वो विरोध कर रहे हैं। मैं क्यों तो कह रहे हैं, अब वो दाएं बाएं, हमने कहा भाई आप तो इसके, इनके भ्रष्टाचार से, इनके कदाचरण से आप परेशान थे, तो इनके कदाचरण का अंकुश का ये तरीका है कि भाई अगर बेईमानी करोगे तुम्हारी शिकायत आएगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा तो तुमको हटा दिया जाएगा। और अश्विनी भाई, तो ये कौन सी बीमारी है? क्या बेरोजगारी की समस्या को राजनीतिक बेरोजगारी की समस्या ना समझा जाए? जो वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या का शोरगुल हो रहा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी समस्या है, इससे हम नहीं नकार सकते हैं, लेकिन ये जो शोरगुल और वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, क्या ये राजनीतिक बेरोजगारों के द्वारा बनाया जा रहा है एक माहौल तो नहीं है? आप बतौर भाजपा नेता, भाजपा प्रवक्ता, आप क्या समझते हैं? अरविंद भाई, अभी मैंने अपने पहले शुरू स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि आज विपक्ष बेरोजगार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को किसी लायक नहीं छोड़ा है, तो हर व्यक्ति अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए नौजवानों को बरगलाने का काम कर। मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी, देखिए हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, जब युवाओं का देश है, जब युवा निकलेंगे, अगर उनको काम नहीं मिलता है तो इसको बेरोजगारी मानते हैं, वो समस्या है, मान रहे हैं। लेकिन ये इसको उठाकर उभारने का काम यही विपक्षी दल कर रहे हैं, जो आज राजनीतिक बेरोजगार हो गए हैं। आपने एकदम सही बात कहा है। और मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अभी नया काम नहीं किया। संविदा पर आज से 10 साल 15 साल पहले से लोग नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम सैकड़ों एजेंसियां जो है, जो मैन पावर सप्लाई का काम संविदा पर कर रही हैं, ये पहले से चल रहा है। और वो लोग आज 10,000, 12,000 और 8,000 में काम करने के लिए राजी हैं। उन एजेंसियों पर जाकर देखिए, ये लोग अपना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। क्यों? उनको काम चाहिए, उनके परिवार को रोटी चाहिए, उनके परिवार को भोजन चाहिए, उनके माँ बाप को एक ठीक ठाक जिंदगी चाहिए। वो 10,000 रुपए में भी अगर गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो कहते हैं कि मैं रोजगार तो मुझे मिला। तो ये रोजगार सरकार देने का काम कर रही है। आज भी हर जगह देखिए, बिजली विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कहीं भी आप अच्छे बड़े बड़े ये विभाग हैं, इसमें क्या संविदा पर काम हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया। आने के बाद श्रम कानूनों में बदलाव किया। श्रम कानून बहुत पुराना चला आ रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ। अभी ये आपदा आ गई, आपदा में इतने लोग आए, तो जितने लोग आए इसमें 18 लाख लोगों की इस जो स्किल मैपिंग होती है, वो सरकार के पास डेटा आया है, स्किल मैपिंग करा चुकी है सरकार। और सीआईआई जैसे और नेरेडा जैसे संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मैं अभी 2 दिन पहले बेंगलोर जा रहा था। मैं वहां पहुंचा, चूंकि मैं भोजपुरी भाषी हूं, तो वहां पर लगभग जो है 70% यात्रियों की, जो हैदराबाद और बेंगलोर की शाम की फ्लाइट थी, वहां पर भोजपुरी बोलते हुए लोग मिल गए। तो एक जिज्ञासा हुई कि भाई इतने लोग अचानक यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पर कैसे? तो मैंने 2-4-10 लोगों से पूछा, एक समूह था, उसमें दूसरे समूह में जाकर, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग आ गए थे इस कोरोना काल में अपने घरों को, लेकिन घर में बैठ के हमको नहीं होगा। तो हमने कहा भाई यहाँ तो सरकार मनरेगा में नौकरी दे रही है, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम लोग वहां जाकर ज्यादा कमाते हैं,
मनरेगा में जो मजदूरी है उससे ज्यादा हम वहां पर 600, 700, 500, कुछ उसमें कई तरह के लोग थे, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लोग थे, कुछ ये ब्लॉक का काम करते हैं जो कपड़ों पर वो थे, कुछ जरदोजी के काम वाले थे, तो काफी लोग उसमें थे। तो अलग अलग लोगों ने कहा कि हम लोगों को वहां सुविधाएं दी जाती हैं, और हमारे मालिकों ने जो वहां पर काम करते थे उन्होंने हमारे फ्लाइट का टिकट भेजा, तो हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं। अब धीरे धीरे अरविंद जी पटरी पर गाड़ी आ रही है, और उत्तर प्रदेश ने उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है। 20 लाख लोगों का रोजगार उपलब्ध कराने की जो बात कही गई थी सीआईआई और नेडा जैसे उसके साथ, तो जो स्किल मैपिंग हुई है उसमें ले लेंगे। अगर जो हमारे मजदूर भाई, कृषक भाई, श्रमिक भाई जो यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, जो अपनी जगह जाएंगे, वो करेंगे। तो रोजगार तो है, समाज में करने का मादा चाहिए, और किसी के बहकावे में ये लोग अगर नहीं आएंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे। श्रमिक हैं, वहां पर उनके पास एक स्किल पावर है, जैसे कौशल विकास योजना की बात मैंने कही, इसमें जो लोग जी प्रशिक्षित हैं ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इनके बहकावे में वो लोग नहीं आते, वो मजदूर इनके बहकावे में नहीं आएंगे, वो सड़क पे आके वो नहीं करेंगे। सड़क पर आने वालों में कौन है? कुछ ट्रेड यूनियन के लीडर, कुछ विपक्षी दलों के लोग, और उनके साथ चंद राजनीतिक कार्यकर्ता। छात्र और श्रमिक बहुत कम आपको इन विरोध और आंदोलनों में मिलेंगे। आप कभी भी एक मीडिया के हैसियत से आप कभी भी किसी का इंटरव्यू कर लीजिए, तो उसमें आप छांट लेंगे तो 10-5% लोग जो है छात्र और नौजवान होंगे, बाकी इनके कार्यकर्ता ही रहते हैं जो ये विरोध कर रहे हैं। जी अरविंद जी, आवाज आ रही है अरविंद जी? हेलो। 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 अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। 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 अरविंद जी, आवाज आ रही है मेरी?
थोड़ा सा तकनीकी कारणों से मुझे लगता है ये गड़बड़ हुआ था। और अभी जो है मुझे लगता है कि जुड़ जाएंगे अश्विनी भाई भी। आ गए, जुड़ गए। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण अश्विनी भाई डिस्कनेक्ट हुआ था। ये चंद हाँ मैं हाँ। ये सब आप राजनीतिक कार्यकर्ता चंद शामिल थे, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि वो तरुणाई, जिस वो तरुणाई जो भी अंगड़ाई ले रही थी, उसको देश के प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम आना चाहिए था। उसकी ऊर्जा लगनी चाहिए थे स्वतः विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, समाज में योगदान के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। वो अगर वो अगर निरर्थक संघर्षों में चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। संघर्ष जो है हमेशा मानव जीवन का एक पर्याय होता है, लेकिन संघर्ष किस लिए? संघर्ष का विकास के लिए होना चाहिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक योगदान के लिए। केवल जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की नोचम घसोट के लिए, झोंझों के लिए मेरी एक सलाह है, मेरा राय है, मेरा मानना है कि नौजवानों को किसी भी राजनीतिक दल के अपना वो उसके ईंधन नहीं बनना चाहिए। अगर नौजवानों को ईंधन बनना है तो वो अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, रोजगार की बेहतरी के लिए और सरकारी सेवाओं को अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान, एक व्यक्ति, एक छात्र अगर डॉक्टर बन जाता है और वो संकल्प लेता है कि अब हम डॉक्टर बन करके जीवन में चिकित्सा के रूप में हम सेवा करेंगे और गांव में दूर गांव में जाकर के अपनी सेवा देता है, तो वो बहुत पुण्य का काम करेगा। ना कि वो नौजवान जिसके अंदर डॉक्टर बनने की योग्यता है, वो डॉक्टर है और वो राजनीति करने लगे। मेरा मतलब मैं इस तरह की सोच रखता हूं। शायद ये सोच से नौजवान थोड़े से ही हो, लेकिन अगर वो गलत दिशा में है तो आपकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के तौर पर, एक सत्ताधारी दल के नेता के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सबकी बनती है। तो एक संदेश भी मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से आना चाहिए कि लोगों को कैसे, वो लोग जो आपने कहा चंद नौजवान हैं जो विपक्षी दल की राजनीति में हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे? मैं समझता हूं आपकी सत्ता की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को समझावें कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, उससे अलग हमारी नीति और नियत है। आज जो थोड़े भी नौजवान अगर बेरोजगारी के सवाल पर आक्रोशित हैं, राजनीतिक बेरोजगारों के चक्कर में कुछ वास्तविक बेरोजगार भी फंसे हैं अश्विनी भाई। राजनीतिक बेरोजगारों के चक्कर में कुछ वास्तविक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी, स्वरोजगार में अंतर बताइए। उनको समझाया जा सकता है कि स्वरोजगार, कौशल विकास आपकी जिंदगी की आत्मनिर्भरता आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा क्योंकि आप योग्य हैं। इस बिंदु पर अश्विनी भाई मैं चाहता हूं कि आप नौजवानों का मार्गदर्शन करें। जी अश्विनी भाई। अरविंद जी, अभी देखिए आपने मतलब सवाल इतने अच्छे आपके आ रहे हैं कि मजा आ जा रहा। अगर वाकई जो है लोग इस पर सुने और चिंतन करें तो एक दिशा मिल सकती है। जो राजनीतिक बेरोजगारों के चक्कर में कुछ ही लोग हैं जो उनके द्वारा भ्रमजाल में फंस रहे हैं और छले जा रहे हैं, उनको कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि अरे मेरे साथ तो ये दुर्घटना हो गई, तो फिर वो लोग फिर उसी पटरी पर लौट के काम करते हैं। मैं उदाहरण के साथ ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी दिन शाम को या सुबह आप किसी भी संसाधन से किसी हाईवे पर जा रहे हैं, पुलिस की नौकरी करने के लिए, मिलिट्री में नौकरी करने के लिए आपको जो युवा साथी हमारे हैं वो सड़कों पर दौड़ते हुए मिल जाते हैं। उनको किसी राजनीतिक बेरोजगार का कोई ना साथ चाहिए, न उनका भ्रमजाल चाहिए, वो कहीं नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ आ जाइए, इलाहाबाद, दिल्ली, ये इन जगहों पर जा जाकर जो तैयारियां कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जितने लड़के जो है हर शहर में कोटा में जाकर देखिए जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग हैं
ये आते हैं इनके भ्रमजाल में। राजनीतिक बेरोजगारों के थोड़े बहुत, जो मैंने पहले से कहा कि चंद लोग ही फंसते हैं, और उसमें ज्यादातर वो हमारे बेरोजगार भाई नहीं है, इनके पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता हैं, जो इनको दिखाकर कि हाँ आज विरोध करना है, वो छात्र इनका छात्र यूनियन है, इनके फ्रंटल संगठन है, ये सब इन विरोधों में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन नौजवानों के लिए भी, जो भी हैं अपने बेरोजगार, उसमें स्वरोजगार के लिए बहुत सी चीज किया है। अब देखिए आप, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज है, मैं एक एक बिंदुवार आपको मैं बताना चाहूंगा कि सैद्धांतिक शिक्षा जो है, ये एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। सैद्धांतिक शिक्षा हम देते हैं। आज अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, आपने कई जगह देखा होगा कि पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया, सीबीएसई के चीजों में, पैटर्न में थोड़ा सा कमी की है, बढ़ाया है कुछ कुछ चीजें, जो मतलब ये एक तरह से हम इसको एक निचोड़ में लेकर कहें कि सैद्धांतिक शिक्षा जो हमको दी जा रही थी वो इतना लेंदी हो जा रहा था कि हमारे नौजवान जो है बेरोजगारी की तरफ उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो अब बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरा है, कृषि श्रमिक हैं, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। कृषि श्रमिक हमारे उसी खेत में काम करते थे, वहीं उसी साहूकारों के यहाँ काम करते थे, उसी जो बड़े भाई सीलिंग एक्ट है उत्तर प्रदेश में, तो 12 एकड़ से ज्यादा किसी के पास खेत नहीं रहेगा, तो उन 12 एकड़ वालों के पास, 5 एकड़ वालों के पास वो रह जाते थे, उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। आज सरकार ने उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था खोला है। आज भारत में अगर हमको अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जीडीपी हमारी गिरी है, लेकिन कृषि की हमारी जीडीपी, आपने कई कार्यक्रम भी किया है, मैं देखता रहता हूं आपका कार्यक्रम, कृषि ने ही जीडीपी हमारा जो है, कृषि का जीडीपी उठा है। तो आज उन श्रमिकों के लिए, चाहे कौशल विकास की योजना हो या कृषि में रोजगार के अवसर हो, इन मनरेगा हो, इन सब चीजों में एक वैकल्पिक व्यवस्था में बहुत ही बड़ा बृहद जो है मौका दिया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि जिसमें हम अपने कृषि श्रमिकों को एडजस्ट कर सके, जो सबसे सर्वाधिक संख्या में हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तीसरा आ जाइए, जो बड़ी चीजें हैं, कुटीर उद्योगों की बड़ी हालत खराब थी पूरे देश में और प्रदेश में, यह भी एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। अब कुटीर उद्योगों में योगी सरकार आई, इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक काम शुरू किया, जो कुटीर उद्योगों में मतलब बहुत ही इस समय अच्छा चल रहा है, और उसमें सुधार करते हुए इसके परिणाम हमको 10 साल बाद दिखेंगे कि हम जो जॉब वर्क चाइना करता था, जिस तरीके से एक तरह से हम उसको रोल मॉडल मान लें, चाइना हमारा विरोधी है, लेकिन वहां से हमको चीजें क्यों सस्ती मिलती थी, चीजें बनाता था, उसके पीछे 50 लोगों को रोजगार देता था। एक टेलीविजन है, उसकी आईसी कहीं बनती थी, उसका सर्किट कहीं बनता था, उसका स्विच कहीं बनता था, उसका कुछ एक असेंबल करके एक ब्रांड का नाम देकर चला जाता था, तो कितने लोगों को रोजगार मिला वहां पर। आज वन डिस्ट्रिक्ट इसका जो है वन प्रोडक्ट का जो योजना है, ये फलीभूत होती हुई दिख रही है। दूसरा, एमएसएमई के ऊपर सरकार का बहुत फोकस है। आपने जो निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 4 दिनों में दिया, तो उसमें एमएसएमई पर ज्यादा फोकस किया। अब छोटी चीज मैं बताऊं, जो कुटीर उद्योग वाली बात, अभी इसके पहले भी हम लोगों ने कहा, 3 लाख रुपए का इस समय वो है कि 3 लाख रुपए का बिना कोलेटरल के लोन मिलेगा। तो जो वास्तविक काम करने वाले हैं, देखिए जो काम नहीं करने वाला है वो कभी नहीं करेगा, उसको 3 लाख दीजिए या 300 लाख दे दीजिए। 3 लाख के लिए, वास्तविक जरूरत के लिए, कुटीर उद्योग चलाने के लिए सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने का काम किया। अभी तक 57-58 हजार को दे दिए हैं, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। रेहड़ी ठेले वाले जो हैं, उनके लिए, उद्योग के लिए भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। तो आप हर वर्ग के लिए देखिए कि सरकार हर वर्ग के लिए सोच रही है, चाहे वो जैसे ही है। जो वंचित हैं उनको अभिसिंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, एक आपके माध्यम से, इस समय किसी के भ्रमजाल और बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी क्षमता के साथ मैदान में आइए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा,
कुछ विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ सरकारी मिशनरी का भी आपको सामना करना पड़े जो आपके पक्ष में ना हो, लेकिन उसका सामना करके आप अपने आप को आगे ले आए और आप ही हमारे देश के लिए और जन जन के लिए एक 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 फूल खिलेगा तो 1 करोड़ फूल होगा, और वो जब फूल बाजार में जाएगा तो ये नाम होगा कि ये उत्तर प्रदेश का फूल आया है, 1 करोड़ यहाँ का प्रोडक्शन है। अरविंद जी, बहुत बहुत बढ़िया अश्विनी भाई आपने बताया। और जो आज एक महत्वपूर्ण बात मैंने 10:30 बजे एक थोड़ा सा एक संपर्क समग्र विकास पर लेके बात रखी। दरअसल 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से समग्र विकास को लेकर के एक निर्णय हुआ था। उस निर्णय को मैंने, उस निर्णय में एक खास बात थी अश्विनी भाई की, जो मैं लगातार उत्तर प्रदेश का समग्र विकास कह करके लिख करके एक विचार विमर्श जनपद में चला रहा हूं। मेरी नजर में मतलब आया कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस रिलीज में समग्र विकास लिखा है, तो उसको उद्धृत करते हुए मैंने, तो इससे एक आभास होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सरकार उसका नोटिफिकेशन ले रही है। क्योंकि अभी तक जो आता था विकास आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर आता था, लेकिन 17 तारीख को जो उत्तर प्रदेश की प्रेस रिलीज हुई उसमें समग्र विकास लिखा है, तो एक आत्मसंतुष्टि का भाव जगह जनपक्ष की टीम में। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की अपने आप स्वतः हमको अनुभूत हो रही है कि हमारे कारण हुआ, वो किस लिए हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अनुभूत हो रही है कि हमारे तिवारी जी को निर्णय हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी को, सारी सरकार को, सारे लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि वो जनपक्ष को उन्होंने महसूस किया, सुना या महसूस किया, अपने आप चेतना आई, वो अलग विषय है। और बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, अवध का, पश्चिम का, सारे एक एक जगह का विकास से ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा। विकास की बड़ी जिम्मेदारी अगर सरकारी कर्मचारियों की है, सरकार की है, तो समाज की और सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से पूर्वांचल के लिए जारी की गई है, मैंने उसको भी 10:30 बजे पढ़ा था। और समग्र विकास के साथ साथ मैंने अब कहा है कि हम सुनियोजित समग्र विकास की चर्चा अब करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अश्विनी भाई मैं जा रहा हूं। हम विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से हम समग्र विकास पर ले आए हैं, सरकार का मन बन गया है। अब हम सुनियोजित समग्र विकास क्या होता है इसको, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, समग्र विकास को और आगे गति देने के लिए। अश्विनी जी, आज आप हमारे विमर्श के साथ में जुड़े, आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे आप हमारे साथ विमर्श के लिए भी समय निकालिए। ये एक लघु प्रयास है, ये एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत, हमारा संकल्प बहुत दृढ़ है। इस सारे विमर्शों को हम लिपिबद्ध भी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको एक हम एक स्मारका के रूप में भी ले जाएंगे। इन विमर्शों को हम कोविड-19 के बाद इसकी फुटेज बना करके हम गांव-गांव इनको दिखाने और चर्चा करने का भी काम करेंगे। अरविंद भाई, मैं एक आपको रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जो आपने अभी कहा कि सरकार ने देखा नहीं, नोटिस किया, क्या हुआ, देखिए एक स्तंभ अगर हम लोग हैं तो एक स्तंभ आप भी हैं। एक स्तंभ होने के कारण आपको नोटिस में लिया जाना ही है। आपको ये नहीं लगता, देखिए जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं सरकार हर कार्यक्रम को देखती है। और ठीक है, मान लीजिए आपने जो समग्र विकास का आपने वो दिया, सरकार ने उसको नोटिस में नहीं लिया, वो ले लिया, लेकिन आपके मन में जो भाव आया वो सरकार के मन में भी आया भाव। तो इससे ये परिलक्षित होता है कि आपकी और सरकार की सोच एक है। आपने 23-24 करोड़ जनता के लिए ही सोचा है, और सरकार भी जब विकास का मामला लेकर चलती है तो इसका मतलब है कि हमारी 23-24 करोड़ जनता है। और आपने कहा कि आपने छोटा प्रयास किया है, आपके लिए एक छोटा शेर बोलना चाहूंगा अरविंद जी। वही एक किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आपने इतने बढ़िया परिचर्चा की शुरुआत की है कि इसको नोटिस में लिया जाना ही है। आज लिया जाए, कल लिया जाए, लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता था
कि अगर मैं ये कह दूं, जैसे तमाम चैनल कहते हैं कि हमारी खबर का असर, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा असर वसर नहीं, हमारी भावनाएं सरकार को समझ में आई। हमारी भाव ये ईश्वरीय चमत्कार है, और जनपक्ष में डिबेट में आने वाले आप लोगों का स्नेह है, देखने वालों का स्नेह है, और कि जनता की बात, हमारी बात आप लोग तक पहुंच रही है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जनपद को के इस विमर्श को मुझे मजबूती और ऊर्जा मिलती है सुनी भाई, जब हमारे डिबेट में आप जुड़ते हैं। स्त्री मन में जब सामाजिक कार्यकर्ताएं जुड़ती हैं, स्वरोजगार कर रही महिलाएं जुड़ती हैं, बाल मन में 8वीं तक के बच्चे लाइव आकर के हमसे बात किए हैं, कोविड-19 में शिक्षा, एजुकेशन पर, इंटरनेट प्रॉब्लम पर सलूशन दिया है। साहित्यिक चर्चा की शुरुआत ही हमने बाल मन से किया है। युवा मन में हमने पत्रकार और समाज में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही 2 लड़कियों से बात किया है, जो इंटर्नशिप कर रही हैं, जो हिंदुस्तान टाइम्स में इंटर्नशिप कर रही है, उनसे बात किया है। हमने पत्रकारिता की पढ़ाई करा रहे लोगों से, प्रोफेसर से बात की है। तो हम को छोटा प्रयास ही मानते हैं, लेकिन इरादे हमारे मजबूत हैं। तो जनपक्ष में आप अगर आते रहेंगे, लोगों को भेजते रहेंगे, तो हम एक लघु प्रयास में है, और निश्चित हमारी भावना प्रदेश के, देश के, समाज के हित की है। और इस भावना का जुड़ाव सत्ता से, सशक्त लोगों से, अच्छे लोगों से करने की जिम्मेदारी मैंने आप पर, समाज पर और ईश्वर पर छोड़ रखी है। ईश्वरीय अनुकंपा के सहारे हमारी जन आकांक्षाएं, जनता की उम्मीदें और जनपक्ष में प्रस्तुत विचार शासन सत्ता तक पहुंचेंगे। हम किसी को माध्यम नहीं बना रहे हैं। सरकार के और जनता के बीच में हम केवल भावनात्मक जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ एक शब्द उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बहुत प्रचलित शब्द है, मैंने जानबूझ के प्रयोग किया है, और हम बने रहेंगे जनपक्ष में आपके साथ। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अश्विनी भाई, आपका